नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन में अध्यापन कार्य कर रहा हूं। आज मैं आप सबके बीच में स्वयं पोर्टल पे एक कोर्स टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री लेके आया हूं। आज जो हम चर्चा करेंगे उसमें हम पर्यटन का प्रभाव क्या है, वो प्रभाव मतलब कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म, मॉड्यूल 5 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम टूरिज्म का जो जो सांस्कृतिक प्रभाव है, कल्चरल इम्पैक्ट है, उस पर हम बात करेंगे। जो हम बात करेंगे कल्चरल प्रभाव की, तो इसमें हमने अपने आधे घंटे के लेक्चर को समराइज किया है। 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। एक तो कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म, सामाजिक प्रभाव क्या है। दूसरा जो है पॉजिटिव और निगेटिव, सकारात्मक प्रभाव क्या होता है संस्कृति पे और नकारात्मक प्रभाव क्या होता है। तो इसी पे हम आधे घंटे तक आपके साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म, पर्यटन का जो सांस्कृतिक प्रभाव है। सांस्कृतिक पर्यटन, पर्यटन जो है संस्कृति में, जैसे कहा गया है, कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बाड़ी। भारत की तो जो सांस्कृतिक विभिन्नता है उसमें वो देखा जा सकता है कि कितनी मल्टी डायमेंशनल जो है रिसोर्स है भारत में। भाषा का परिवर्तन आपको हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे दिख जाता है। लाइफ स्टाइल, खाद्य पदार्थों का जो है परिवर्तन दिखता है। मैं आपको एक बनारस का उदाहरण देता हूँ। बनारस को जो है एंशिएंट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। भारत की, विश्व की प्राचीन नगरी है। अब यहाँ पे आप देखिए तो बनारस में एक घाट है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट पे एक विष्णुपाद स्थान है, और विष्णुपाद से लेफ्ट और राइट में अगर देखते हैं तो 2 तरह की संस्कृतियां मिलती है, एक तरफ शैव के और एक तरफ वैष्णव के। बनारस में शैव वैष्णव संस्कृति तो है ही है, यहाँ पे जैन की संस्कृति मिलती है, बुद्ध की संस्कृति मिलती है, अनेकों संस्कृतियों का एक संगम है काशी में। तो सांस्कृतिक जो ये संस्कृतियां हैं, इन सांस्कृतिक स्थलों पे पर्यटन में का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे ही हम लोगों को चर्चा करना है। अब जैसा रिलीजन के हिसाब से जो है, कई बार जो है खान पान रिलीजन के हिसाब से उनके आकर्षण होते हैं, और उन आकर्षण के केंद्रों में, जैसे अगर हिंदुइज्म में जनरली रिलीजन के हिसाब से सभी धर्मों में आकर्षण का केंद्र को इग्नोर किया गया है। धर्म में केवल हिंदुइज्म ही ऐसा है, सनातनी धर्म है, जिसमें कहीं भी अगर कोई मंदिर है या उपासना का स्थल है तो उसको श्रद्धा के साथ हिंदू संस्कृति मानती है। लेकिन दूसरे धर्मों में अगर कोई धार्मिक स्थल है, धार्मिक रिलीजियस प्लेस जिसकी कहते हैं, तो रिलीजियस प्लेस में अगर क्रिश्चियनिटी को देखते हैं तो क्रिश्चियनिटी में वेटिकन सिटी है। इस्लाम को देखते हैं तो इस्लाम में मक्का और मदीना है। वो अन्य स्थानों को वो पवित्र नहीं मानते, वो धर्म का स्थान नहीं मानते हैं। धर्म का स्थान यही है। लेकिन जो सनातनी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, इस संस्कृति के लोग पूरे देश को अगर देखिए तो यहाँ पे सांस्कृतिक इंडिजिनस का एक भंडार है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो धार्मिक दृष्टिकोण से अनेक मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ, 9 गौरी, 9 दुर्गा, उसके बाद अनेक मंदिर हैं जिनकी अपनी अलग एक पहचान है, अपनी एक अलग महत्व है। 4 धाम, 4 पीठ, उत्तराखंड में बहुत सारे दैवीय स्थान हैं। तो ये सभी हमारे सांस्कृतिक केंद्र है, धार्मिक केंद्र हैं। सांस्कृतिक रूप से जो है हम इन केंद्रों को हम महत्व देते हैं। सांस्कृतिक, हमारी संस्कृति के बहुत सारे जो एक्टिविटी वो भी यहाँ पे जो है चलते हैं। मेले हैं, त्यौहार हैं, अनुष्ठान, ट्रस्ट के कई अन्य तत्व शामिल हैं, उनमें जीवन के तरीके को प्रभावित करने में मदद करते हैं। सांस्कृतिक मेले, त्यौहार, क्षेत्रीय खाद्य पदार्थ, ये हमारे जो कलाएँ हैं, आर्ट्स, ये हमारी सांस्कृतिक जो है इंडिजिनस है। आर्ट एंड क्राफ्ट, मैंने बात किया था ना अभी कि बनारसी साड़ी है, तो हमारी सांस्कृतिक इंडिजिनस है। हमारी वेशभूषा, पहनावे, हमारी भाषा। कल्चरल टूरिज्म का जो एक्सपीरियंस इंक्लूड करता है
उसमें सांस्कृतिक पर्यटन के अनुभव में शामिल है महान स्मारक, मतलब ग्रेट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, सांस्कृतिक मेले और त्योहार, कोई घटना है, गैस्ट्रोनॉमी है, उससे जुड़ा हुआ कोई स्थल है, तो क्षेत्रीय खाद्य पदार्थ और कला। क्षेत्रीय खाद्य पदार्थ मतलब रीजनल फूड जो है वो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है। कला, शिल्प, भाषा, खेल हमारी जो है एक सांस्कृतिक विरासत है। धार्मिक स्थल, वास्तुकला, लोकगीत, सिनेमा, नाट्य, मूल्य प्रणाली, विश्वास और परंपराएं, रचनात्मक उद्योग और उनकी जीवन शैली के साथ जीवित संस्कृतियां, यह प्रभाव व्यापक है और भारत के धन और विविधता के हर क्षेत्र में व्याप्त है। यूएन टूरिज्म ने, जो पहले यूएनडब्ल्यूटीओ था, अभी यूएन टूरिज्म हो गया है, तो यूएन टूरिज्म ने कल्चरल टूरिज्म को डिफाइन किया है। और टाइप्स ऑफ टूरिज्म एक्टिविटी इन विच द विजिटर्स essential motivation to learn, discover, experience and consume the tangible and intangible cultural attraction product in a tourism destination। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के अनुसार जो है सांस्कृतिक पर्यटन एक प्रकार की पर्यटन गतिविधियां हैं जिसमें आगंतुक की आवश्यकता, प्रेरणा, पर्यटन स्थलों में मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक आकर्षण, उत्पादों को सीखना, खोजना, अनुभव करना और उपभोग करना आता है इसमें। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है डेफिनेशन है यूएन टूरिज्म की। कल्चरल टूरिज्म में जो शामिल है चीज़ें उसको हम यहाँ देख सकते हैं। इस पोस्टर में आप देखेंगे कि स्लाइड में कि किस प्रकार से वेशभूषा, एक्टिविटी, अब गंगा की आरती हो रही है, कहीं डांस हो रहा है, कहीं कल्चरल इवेंट के लिए तैयारी हो रही है, अब मॉन्यूमेंट्स की विजिट के लिए हाथी पे जा रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं हिस्टोरिकल स्थान की। तो ये जो है कल्चरल टूरिज्म के एक इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट हैं, कुछ जो कंपोनेंट है जैसे टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, उसके बाद गेस्ट्रोनॉमी, रीजनल फूड्स है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, लैंग्वेज है, स्पोर्ट्स है, रिलीजियस वेन्यू है, आर्किटेक्चर है और फोकलोर है, सिनेमा और नाटक। ये सांस्कृतिक पर्यटन के अभिन्न अंग हैं जो सांस्कृतिक पर्यटन में इसको शामिल करके रखा जाता है। सांस्कृतिक पर्यटन में इसको रखते हैं हम। कल्चरल हेरिटेज जैसे कि सांस्कृतिक विरासत जिसको हम कहते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है, तो उसमें कल्चरल हेरिटेज भी आता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय समूह मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत दोनों को संरक्षित करने के लिए काम करते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, दोनों को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने में काम करता है। ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विरासत संस्कृति का एक गुच्छा है जो समाज की स्मृति के माध्यम से संरक्षित है और पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित हुई है। कल्चरल हेरिटेज मतलब जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है ना, जो हमारी संस्कृति है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, जो धर्म स्थल है, उनको हम आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करें। अगर हम उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखते हैं तो वो हमारे लिए कल्चरल हेरिटेज है। कल्चरल हेरिटेज कैटेगराइज मेनी फॉलोइंग कैटेगरीज। अब ये इसको जो है अनेक वर्गों, जैसे कि मूर्त और मुक्त तो बात किया ही था, तो एक एक करके हम जो है इसको वर्णन करेंगे। जैसे कि टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, मूर्त मतलब यह माना जाता है कि कपड़े, प्रसिद्ध किताबें, उपकरण और भोजन जैसी वस्तुएं सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा हैं। इवन बुक भी, किताब भी, पेंटिंग है, हमारे जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, खुदाई में बहुत सारी जगहें मिली हैं, तो वो सभी जो है हमारी जो है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंतर्गत आती है। ऐतिहासिक और पुरातत्विक खोज आदि जो है ये सब टेंजिबल के अंतर्गत आती है। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, जैसे कि कोई बौद्धिक भाषण वगैरह देते हैं, कोई रीति रिवाज है, कोई परंपरा है। अब उसको टच नहीं कर सकते, बताएंगे कि भाई हमारी संस्कृति में ऐसा परंपरा में चली आ रही है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। जैसे लोकगीत है, बैठ के अभिवादन है, लोगों को बात करने का, नमस्ते का, जैसे नमस्ते, अब ये भारत की संस्कृति है, प्रणाम भारत की संस्कृति है, तो भाषा को शामिल करना, अब ये हाथ जोड़ के नमस्ते करना, पैर छूना, ये भारत की संस्कृति है।
ये अन्य देशों में पैर छूने की परंपरा नहीं है। तो ये सभी जो है, ये जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल कल्चरल हेरिटेज। तो आर्कियोलॉजिकल कल्चरल हेरिटेज में हमारे जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, धौलावीरा बहुत पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, नालंदा, तक्षशिला, ये सब जो है नालंदा तक्षशिला पुराने भारत के जो अगर एंशियंट जो आर्कियोलॉजिकल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सभी जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, खुदाई में मिले हैं। और वहाँ पे हमारी सांस्कृतिक संवर्धन की, सांस्कृतिक इंडिजिनस क्या रही है, किस तरीके से हम विकसित थे, इसका वर्णन उनसे मिलता है आर्कियोलॉजिकल साइट से। तो कल्चरल हेरिटेज जो है, आर्कियोलॉजिकल कल्चरल हेरिटेज में ये आता है। पुरातत्विक संस्कृति में इसको संस्कृति कहते हैं। इसमें बहुत बड़ा रिसोर्स है। ये आर्कियोलॉजिकल लवर ही नहीं, पूरे डिफरेंट लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वाराणसी में सारनाथ है, वहाँ पे एक्सकवेटेड एरिया है, खुदाई से प्राप्त एरिया है, वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आते हैं और उनका आनंद लेते हैं, अब पुरानी संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भारत में तो बहुत सारे, बनारस में भी बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट, राजघाट पे है। तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है एक महत्वपूर्ण पर्यटन के आकर्षण है और हेरिटेज प्रॉपर्टी है। कल्चरल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, जो सांस्कृतिक मेले और त्यौहार हैं या कार्यक्रम हैं, ये भी कल्चरल हेरिटेज के अंतर्गत आते हैं। जैसे सोनपुर का मेला है, ददरी का मेला है, महोत्सव बहुत सारे होते हैं। तो लंबे समय से आने वाली पीढ़ियाँ, गंगा दशहरा है, पाथिंग फेस्टिवल, कुंभ है, कितने सदियों से चला आ रहा है ये मेला। लोग इसमें कितना तन्मयता के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब अगर वो सोचते हैं कि चूक ना होने पाए, छूटने ना पाए, जैसे कुंभ की मैंने बात किया ना, अनेकों लोग केवल इसलिए कि भाई नहीं जाएंगे तो कैसे हम बताएंगे कि मैंने कुंभ नहीं गया, कुंभ में नहीं जा पाए, ये जीवन भर के लिए एक अफसोस रह जाएगा, इसलिए जाना है। तो ये सांस्कृतिक जो फेस्टिवल है, जो हेरिटेज है, इसके साथ जो यहाँ की जनता है ना, उसका जो है हृदय से लगाव है, वो कनेक्टेड रहती है और वो जनता उसके अनुसार अपने टूरिस्ट का जो है के रूप में मूव करती है, उसके प्रति उसका जो है श्रद्धा होती है उस डेस्टिनेशन के प्रति। हम देखते हैं कि गैस्ट्रोनॉमी या रीजनल फूड्स, क्षेत्रीय खाद्य पदार्थ, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सांस्कृतिक कल्चरल हेरिटेज में। क्षेत्रीय, अब बनारस में कोई आए तो बनारस में मलइयो, बनारस में कचौड़ी जिलेबी, पूर्वांचल का जो एक बहुत महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है जो पूरे विश्व में धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, बाटी चोखा, ये महत्वपूर्ण एक खाद्य पदार्थ है। तो विभिन्न काल में खाद्य पदार्थ की कैटेगराइजेशन भी बदला है। प्राचीन काल में खाद्य पदार्थ अलग थे, प्रकृति का जो है हम जो पैदा करते थे उसको खाते थे। अभी जो है मॉडर्न टाइम में जो है थोड़ा बदल गया है, वो ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ नहीं होता उसको भी हम खाने लगे। इसके कारण जो है हेल्थ पे बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। जैसे बर्गर है, पिज्ज़ा है, चाउमीन है, ये चाइनीज फूड है। इसको खाने से भारतीय लोगों के लीवर खराब होते हैं। तो ये जो है भारतीयों के लिए, भारत की क्लाइमेट के लिए ठीक नहीं है। केक है, केक भारत की जलवायु के लिए बना ही नहीं है, लेकिन कितना जन्मदिन के अवसर पे कितना धूमधाम से लोग केक काटते हैं। दीप बुझाना केक काटते समय, वो संस्कृति में ही नहीं है, ये भारत की परंपरा में ही नहीं है। हमारे यहाँ दीप जलाने के बाद उसको मुंह से तो फूंक ही नहीं सकते। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की तरह की हम बात करते हैं और हम मुंह से फूंक के अंधकार करें, अंधेरा करें, ये परंपरा में ही नहीं, हमारे रीति रिवाज में नहीं। लेकिन लोग आजकल जो है परंपराओं को तोड़कर अपने आप को जो है एडवांस मानते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रीजनल फूड्स है, क्षेत्रीय फूड्स है, अगर उस वहाँ की होस्ट पॉपुलेशन, इवन ट्रेवल करने वाले लोग भी इफ ट्रेवलिंग दैट प्लेस और रीजनल फूड को लेते हैं तो दे विल बी फिट, उनको स्वास्थ्य में गड़बड़ी नहीं होती है। खाने के कारण जो है जिस जगह की जो फूड होता है उस वहाँ की जलवायु के हिसाब से होता है, क्लाइमेट के हिसाब से होता है, तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है खाने में, खिलाने में।
तो ये स्वास्थ्य पे उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। कल्चरल हेरिटेज में हम आर्ट एंड क्राफ्ट को देखते हैं, कला शिल्प, इतना जो है विविधता है आर्ट एंड क्राफ्ट का। मैं जैसे अभी बनारस की बात कर रहा था कि बनारस में साड़ी, अब कपड़े में ले लीजिए तो बनारस से अगर लखनऊ चले जाइए तो चिकन का काम है, कॉटन पे जो है कढ़ाई करके कपड़े बेचे जाते हैं। फूड में देखिए बनारस में मैंने अलग फूड है, लखनऊ का अलग फूड है, फूड हैबिट अलग होती है, भाषा अलग है, बनारस की भाषा अवध की भाषा, उधर थोड़ी अवधी मिक्स हो जाती है। तो ये जो भाषा के क्षेत्र में परिवर्तन दिखता है आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो ये जो है हमारी संस्कृति की इनरिचनेस है, ये दिखाई पड़ता है हमको। स्पोर्ट्स भी कल्चरल हेरिटेज, हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से बधे आ रहे, जैसे कबड्डी, ये हमारी बहुत परंपरागत स्पोर्ट्स है, रीति रिवाज से जुड़े हुए खेल संबंधित, शारीरिक गतिविधि से जुड़े मूल्यों, रीति रिवाजों और प्रथाओं को संबंधित करता है। गांव में लोग अनेक प्रकार के खेल खेला करते थे। रिलीजियस वेन्यू, धार्मिक स्थल, ये कल्चरल हेरिटेज का एक इंपॉर्टेंट और रिच प्रॉपर्टी है। धार्मिक स्थल पूरे भारत में अगर देखिए तो भारत में अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल हमको दिखाई पड़ते हैं, और वहाँ की रीजन के हिसाब से उनके आर्किटेक्ट है, उनके आर्किटेक्चरल डिजाइन है। पहाड़ों पे देखिए तो पहाड़ों पे मंदिरों की डिजाइन अलग मिलेगी, मैदानी भागों में मंदिरों की डिजाइन अलग है। वही अगर दक्षिणी भारत में जाते हैं तो वहाँ पे मंदिरों की डिजाइन अलग मिलती है। तो धार्मिक स्थल हैं, उनके स्थलों के बनावट, उनका स्वरूप हमें जो है अलग अलग दिखाई पड़ता है। आर्किटेक्चर जो वास्तुकला का जो नमूना है वो बहुत ही रीच है भारत का। भारत का वास्तुकला विश्व में सबसे समृद्ध है। अब एक एक से उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। मीनाक्षी देवी का मंदिर मदुरई का, आप हम्पी में चले जाइए, देखिए वहाँ का जो आर्किटेक्ट है, मंदिर हैं, कैसे व्हील पे मंदिर बना हुआ है, कैसे जो है मंदिरों का निर्माण किस तरीके से एक एक सिंगल पत्थर से, सिंगल स्टोन से, और कितना उनका साइंटिफिक रीजन, वैज्ञानिक तरीके से उनका महत्व है। तो ये आर्किटेक्चर में जो है भारत बहुत समृद्ध रहा है प्राचीन काल से। बहुत समय विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करता था। पूरे दुनिया में अगर आप मैंने गुजरात में जो एक्सकवेटेड साइट है धौलावीरा, उस साइट को अगर देखिए तो वहाँ भी जो है कितना समृद्ध स्थान है, और उस एक्सकवेटेड साइट पे पर्यटकों के लिए मतलब जानने को मिलता है कि कितनी समृद्ध परंपरा रही है वाटर मैनेजमेंट की, कितनी समृद्ध परंपरा रही है। उस समय शौचालय मिलते हैं, अनाजों को रखने की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, स्टेडियम दिखाई पड़ता है। तो खेल के प्रति उनका क्या लगाव था? प्राचीन सभ्यता में 6000-7000 वर्ष पहले कितना समृद्ध रहा खेल के प्रति झुकाव, मतलब पानी के संरक्षण के प्रति जो है उनकी टेक्नोलॉजी। 16 टैंक हैं वहाँ धौलावीरा में, एक टैंक से दूसरे टैंक में, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे पांचवें, ऐसे करके 16 तक। और पूरे जो है गर्मी के सीजन में पानी की कमी नहीं होती थी वहाँ के रहने वाले लोगों को। तो ये महत्वपूर्ण जो है आर्किटेक्चरल दृष्टिकोण से भी। फोकलोर जो है, लोकगीत है, रीजन वाइज लोकगीत। अभी बनारस की में एक अलग परंपरागत गीत है, ये मिर्जापुर की अलग है, लखनऊ की अलग है, सुल्तानपुर की अलग। मतलब छोटे छोटे, मतलब कहा ना कि कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे वाणी। मतलब आप 20-25 किलोमीटर की दूरी, 15 किलोमीटर की दूरी अगर यात्रा कर लेते हैं तो आपको लैंग्वेज टोन में जो है चेंजेस मिलने लगती है, और उसके हिसाब से गीत, लोकगीत वगैरह जो है भी बदल जाती है। अनेकों लोकगीत परंपराएं। लोकगीत में जो है हमारे यहाँ अलग अलग पर्व के लिए अलग अलग गीत। जैसे प्राचीन काल में गेहूं की पिसाई जांत में होती थी, तो जांते को चलाते समय गाने का परंपरा, गीत गाते थे। खेत में रुपाई होती थी तो रुपाई करते समय गीत गाना, हल जोतते समय गीत गाना, और सबके अलग अलग तरीके थे। विवाह के गीत, विवाह में जो है अलग अलग रस्मों के लिए अलग अलग गीत।
भोजन करते समय गाली गाते थे गीत में। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परंपरा रही है। तो भारत की बहुत समृद्ध परंपरा रही है फोकलोर की, लोकगीतों की। यहाँ पे जो है सिनेमा और नाटक, स्वदेशी पारंपरिक नाटक के रूपों में लगभग हमेशा धार्मिक त्योहारों, औपचारिक प्रसाद बैठकों और प्रार्थनाओं के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। नाटक जो है महत्वपूर्ण भूमिका संस्कृति को पोषित करने में और संस्कृति को विस्तृत करने में भी, पुरातन जो संस्कृतियाँ हैं उनको जो है एक अवगत कराते हैं नाटक। तो बहुत अच्छा ये देखने को मिलता है। अब हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट की बात जब करते हैं तो देखते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे। सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो सकारात्मक प्रभाव में पर्यटन का जो है उसको सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल एक्सचेंज, प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट, जॉब क्रिएशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये 7-8 जो है इंपॉर्टेंट पॉजिटिव कल्चरल इम्पैक्ट है भारत में, जो सांस्कृतिक पर्यटन के सकारात्मक प्रभाव है उसको ये दर्शाता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो जो टूरिज्म प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्ले करता है। आर्थिक समृद्धि होती है टूरिज्म के कारण, जो है आर्थिक लाभ होता है। और आर्थिक लाभ जब जो है व्यक्ति को आर्थिक संपन्नता नहीं रहती है तो संस्कृति और समाज ये सबसे जो है वो कटता जाता है। इसलिए जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उतनी आर्थिक संपन्नता हर व्यक्ति की होनी चाहिए, तभी वो अपने संस्कृति को, अपने रीति रिवाज को, अपने परंपराओं को के प्रति जो है समर्पित रह सकता है। मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो होनी चाहिए, ना होने पे वो मार्ग से भटकने का चांस रहता है। कल्चरल एक्सचेंज, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृतियों को, मैंने बताया कि काशी तमिल समागम का फिर से उदाहरण देता हूं। वहां के कलाकार, आर्टिस्ट आए और काशी में उन्होंने परफॉर्म किया, फिर काशी के आर्टिस्ट भी काशी में परफॉर्म किए, एक दूसरे की संस्कृतियों से अवगत हुए। आर्ट एंड लिटरेचर, वहां के बहुत सारे लेखकों ने काशी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। कैसे काशी से उनका जुड़ाव रहा है, कैसे उत्तरी भारत, केवल काशी नहीं पूरे उत्तरी भारत के साथ उनका लगाव रहा है, यहाँ की संस्कृतियों से लगाव रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलता है। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, हेरिटेज जो साइट्स हैं उनका प्रिजर्वेशन करना, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है टूरिज्म के डेवलपमेंट के साथ साथ। हम जो अपनी जो कल्चरल हेरिटेज है, हेरिटेज साइट्स है, उनका प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन करने में सहयोग करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सरकारें उसको प्रोटेक्ट करती हैं, होस्ट पॉपुलेशन उसके केयर करने लगती है, उनको लगता है कि इसी के कारण हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है तो हमको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है जो हेरिटेज साइट्स है उनका। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, मतलब वहाँ पे अनेक प्रकार की सुविधाओं का विकास, चाहे वो रेल यातायात हो, हवाई यातायात हो, जल यातायात हो, चाहे आवासीय व्यवस्था की बात हो, चाहे फूड की बात हो, वट एवर द सर्विस डिमांडेड बाई द टूरिस्ट एट दैट साइट, तो वहाँ पे उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात। प्रमोशन ऑफ लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट, लोकल आर्ट और क्राफ्ट का प्रमोशन है, जॉब क्रिएशन है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है बहुत रोजगार सृजन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विदेशी मुद्रा आय भंडार में जो है, जैसे कि इनबाउंड टूरिज्म के कारण फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग यहाँ पे बढ़ती है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग से जो है इनबाउंड टूरिज्म के कारण जो है विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है। नकारात्मक जो प्रभाव है उस पर हम बात करेंगे। तो भारत में पर्यटन के नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव भी बड़े हैं। उन नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव में परिणाम यह हो सकते हैं कि इससे सांस्कृतिक पहचान को नुकसान हो सकता है और इसमें बीमारियों का प्रसार भी हो सकता है। अपनी संस्कृति प्रथाओं को अपनाने से किसी अन्य संस्कृति को प्रभावित करने की कोशिश करना
सही है यदि इरादा इस संस्कृति में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है तो ये नकारात्मक दूसरे की संस्कृतियों को भी अडॉप्ट करने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। मैंने बताया ना कि कई बार जो है जो बाहर के पर्यटक आते हैं और उन्होंने यहाँ की संस्कृतियों को अडॉप्ट किया, उनकी कल्चर को भी, संस्कृति को भी, भाषा को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर वाराणसी का फिर उदाहरण दूंगा मैं, आप घाट किनारे चले जाइए तो भाषा के रूप में देखेंगे छोटे छोटे बच्चे कई विदेशी भाषाओं के जानकार हैं और वो बोलते रहते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है संस्कृति का जो नकारात्मक प्रभाव है। अब उसके कारण उनके घर में भी दिक्कत होती है। जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको इस फिगर से समझ सकते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कल्चरल इरोजन्स, स्ट्रेन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ऑल्सो, सोशल एंड कल्चरल डिस्क्रप्शंस, राइजिंग लिविंग कास्ट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट एंड रिस्क ऑफ ओवरलाइंस। एक एक करके इसका वर्णन करते हैं निगेटिव इम्पैक्ट के प्रभावों का। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में पर्यावरण का क्षरण होता है। पर्यटन में गाड़ियों का इस्तेमाल तेजी के साथ बढ़ता है। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अनेक रेल, बस, अनेक प्रकार की ट्रांसपोर्ट के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं। वहाँ से जो है प्रकृति को नुकसान पहुँचता है और जब प्रकृति को नुकसान पहुँचेगा तो मॉन्यूमेंट्स को भी नुकसान पहुँचेगा। अभी ताज की बात करते हैं तो ताज में प्रदूषण के कारण उसमें धब्बे पड़ने लगे हैं मार्बल पे। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रभाव के कारण अनेक प्रकार के नुकसान देखने को मिलते हैं। तो ये इसका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से भी संस्कृति पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कल्चरल इरोजन मतलब सांस्कृतिक क्षरण होता है। व्यावसायिककरण और वास्तविक परंपराओं का क्षरण पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप हो सकता है, क्योंकि कुछ समय आगंतुकों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने रीति रिवाज को संशोधित कर सकते हैं। कई बार जो है टूरिस्ट की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है अपने लोग अपने रीति रिवाज, परंपराओं से दूर हटते जाते हैं और वो आदत सी बन जाती है। स्ट्रेन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना पर तनाव, यानी जब इंफ्रास्ट्रक्चर जो टूरिस्ट के वृद्धि होती है उस पर अननेसेसरी का स्ट्रेन, तनाव पड़ता है, दबाव बढ़ता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब वाराणसी में ही आपको मैं बता दूं, चाहे अभी अयोध्या में जो टूरिस्ट का फ्लो बढ़ा तो उस फ्लो के बढ़ने के कारण वहाँ पे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आवास की व्यवस्था बढ़नी है। अब उस आवास की व्यवस्था बढ़ने से वहाँ पे आसपास के लोगों को ज़मीनों का एक्वायर करना, उनको बिक्री करके लोग जो है होटल खोल रहे हैं और उस होटल के खोलने से एक तरफ तो आवश्यक की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन जिन व्यक्तियों के ज़मीनें जा रही हैं, जो वहाँ पे अपने कृषि कार्य कर रहे थे उससे या इन्वायरमेंट पे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो दबाव बना उससे जो है अन्य उसके साइड इफ़ेक्ट जो है होते हैं, उससे दिक्कत होती है। तो ये जो भीड़ भाड़ हो जाने से अनेक प्रकार के जो है स्ट्रेस लोगों के अंदर आता है और उस स्ट्रेस के कारण जो है लोगों के लाइफ स्टाइल में दिक्कत होती है, उनको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में भी। इकोनॉमिक दिक्कतें हैं आर्थिक रूप से। हालांकि पर्यटन राजस्व प्रदान करता है, देश की उन्नति में सहायक है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन जिसके परिणाम स्वरूप पर्यटन स्थलों और क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानताएं होती है। जो व्यक्ति उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं उनकी जो है इनकम बढ़ती है, उनकी पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है। जो नहीं इन्वॉल्व हैं उनके पेइंग कैपेसिटी पे असर पड़ता है। तो ये पर्यटन के कारण ऐसा जो है दिक्कतें आती हैं। तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। आर्थिक प्रभाव को भी के कारण भी जो है निगेटिव सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। सोशल एंड कल्चरल डिस्ट्रप्शन, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवधान आते हैं। पर्यटन के घातीय विस्तार का कभी कभी स्वदेशी समुदाय पर असर पड़ सकता है, जो जीवन के पारंपरिक तरीकों, मूल्यों और बंधनों को प्रभावित करता है। राइजिंग लिविंग कास्ट,
जो रहने वाले लोग हैं उनके लिविंग कास्ट में जो है वृद्धि होती है। पेइंग कैपेसिटी जो कमा रहा है वो तो कर लेगा, लेकिन अन्य जो उस डेस्टिनेशन पे रह रहे हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी के बारे में क्या होगा, जो पर्यटन से नहीं अर्निंग कर रहे हैं। तो ये उसका नकारात्मक प्रभाव है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी बताया मैंने कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव में बाधा हो सकता है। कोई फेयर हेड फेस्टिवल जैसे कुंभ है, तो कुंभ के दौरान जो है 42 दिन में एक बोटमैन ने 30 करोड़ रुपया कमाया, 30 करोड़ से अधिक। किसी ने 10 लाख कमाया, किसी ने 5 लाख कमाया। लेकिन अब वो एम्प्लॉयमेंट अब नहीं है, उसको उतना कमाई नहीं है। तो एक सीजन में तो उसको हाई इनकम हुई सीजन में, अब वो उसके लिए अगले साल उसको इंतजार करना पड़ेगा। रिस्क फॉर ओवरलाइंस मतलब अत्यधिक निर्भरता का जोखिम रहता है। मतलब पर्यटन को आर्थिक मंदी या विश्वव्यापी आपात स्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों के लिए अति संवेदनशील हो सकते हैं। ये आज हम सबने मॉड्यूल 2 का लेक्चर नंबर 2 सांस्कृतिक प्रभाव पर्यटन का क्या है उस पर चर्चा किया। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना इसको, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।